Hello friends, welcome back to our channel Tornado Classes. Today we will learn about class 10th Science Chemistry Chapter 1st Chemical Reaction and Equations. तो आज इस चैप्टर में हम लोग केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं और बहुत कुछ इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसके नाम से ही कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन वो होता है जहाँ केमिकल चेंज हो, जब कभी भी और जहाँ कहीं भी केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, केमिकली कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो वो वहाँ हम कहेंगे कि वहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। केमिकल चेंजेस से क्या तात्पर्य है? केमिकल चेंज मतलब कि वहाँ बॉन्ड का टूटना हो रहा है, नए बॉन्ड का बनना हो रहा है और नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक। और अगर उसी रिएक्शन को हम लोग शॉर्ट तरीके से या फिर रिप्रेजेंट करेंगे इक्वेशन के फॉर्म में, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस, या सिंपली कह सकते हैं केमिकल इक्वेशंस। तो ये था चैप्टर का इंट्रो। आगे बढ़ते हैं इसके मेन टॉपिक पे। सबसे पहले व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? जैसा कि मैंने बता ही दिया था, डेफिनेशन यहाँ लिखा है बस उसी का। अ केमिकल रिएक्शन इज़ इन विच द बॉन्ड आर ब्रोकन within reactant molecule and new bonds are formed within product molecule in order to form new substance। तो इससे समझते हैं, मान लो कोई सब्सटेंस A है प्लस सब्सटेंस B है, ये हमें क्या दे रहा है? न्यू सब्सटेंस दैट इज़ C। इसका कलर चेंज कर देते हैं। A सब्सटेंस B गिव्स अस C, ठीक। तो यहाँ कुछ सब्सटेंस A, यहाँ B, इन दोनों के बीच में बॉन्ड टूटा, जुड़ा और नया सब्सटेंस बन गया सब्सटेंस C। तो यही है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड जो होता है, ये A और B, इसे हम कहेंगे क्या? रिएक्टेंट। क्या कहेंगे इसे हम? रिएक्टेंट। और ये जो C है, इसे हम कहेंगे प्रोडक्ट। जब कभी भी रिएक्शन हो तो उसमें जो चीज़ रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है या जिसमें रिएक्शन होने वाला है जिनके बीच, उन्हें हम कहेंगे रिएक्टेंट। और जो हमें उसका रिज़ल्ट मिल रहा है, उसका आउटकम मिल रहा है, उसे हम कहेंगे प्रोडक्ट, ठीक। तो ये होता है केमिकल रिएक्शन। दो या दो से अधिक चीज़ें आपस में रिएक्ट करती हैं और नई चीज़ सब्सटेंस का फॉर्मेशन करती हैं। और रिएक्शन का यहाँ तात्पर्य है कि बॉन्ड का टूटना, बॉन्ड का जुड़ना। तो ये था केमिकल रिएक्शन। अब अगला टॉपिक है कि जब कभी भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो इसे पता कैसे करेंगे? कैसे पता चलेगा कि हाँ यहाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है, या हम कहेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन है? इसको जानने से पहले हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे Mg+O2 गिव्स MgO। दूसरा एग्जांपल Zn+HCl गिव्स ZnCl+H2। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ki गिव्स PbI+KNO3। इन तीन रिएक्शन में हम लोग क्या देख सकते हैं? ये तीनों आपके बुक में एग्जांपल दिए हुए हैं एक्टिविटी में, इसे ध्यान से देख लीजिएगा। इन तीनों में क्या दिए हुए हैं, तो अब मैं बता देता हूँ इन तीनों में क्या है। इन तीनों रिएक्शन में कुछ कुछ चीज़ें हुई हैं। क्या क्या? इसमें इनके स्टेट में बदलाव आया है। जो स्टेट ऑफ मैटर पहले थे, रिएक्शन के बाद ये बदल गए। इनके कलर में चेंजेस आए। इनका कलर जो पहले था वो कलर बदल गया। इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ इनमें, टेम्परेचर में चेंज आया और प्रिसिपिटेशन का फॉर्मेशन हुआ। तो इन सभी रिएक्शन में ये सारे चेंजेस आए। क्या क्या? स्टेट में चेंजेस, कलर में चेंजेस, गैस का इवोल्यूशन, टेम्परेचर में चेंज और प्रिसिपिटेशन का फॉर्मेशन। तो यहाँ से हम
कंक्लूड कर कह सकते हैं कि जिस रिएक्शन में या कहीं भी जहाँ भी केमिकल चेंज हो रहा है, अगर वहाँ ये सब चीज़ें दिखे तो हम कहेंगे कि वहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ये सारे चीज़ देखने को हमें मिलेंगे सभी रिएक्शन में। ये सारे फैक्टर या फिर इनमें से कुछ फैक्टर तो ज़रूरी दिखने को मिलेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं कि अब केमिकल इक्वेशन क्या होता है। अब जैसे हम लोगों ने रिएक्शन करा तो दिया, Mg+O2 गिव्स MgO। इसे रिप्रेजेंट ये जो किए हैं हमने, ये जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इसी को कहेंगे हम लोग क्या, केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन को हम लोग ये वर्ड इक्वेशन में रिप्रेजेंट करते हैं। वर्ड इक्वेशन क्या बताता है कि रिएक्टेंट था और रिएक्ट कर क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। ये दिखाता है एक वर्ड इक्वेशन। इसको और कॉन्साइज और इन्फॉर्मेटिव हम लोग बना सकते हैं। इसको और कॉन्साइज बनाने के लिए हम लोग इसके केमिकल फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं। जो एलिमेंट का इस्तेमाल या फिर जो सब्सटेंस का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके केमिकल फार्मूला का इस्तेमाल कर हम लोग इसको और कॉन्साइज बना सकते हैं और इसको इन्फॉर्मेटिव भी बना सकते हैं। हम लोग ये लिखकर कि ये किस स्टेट में है, ये लिखकर हम इसको और इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। ठीक, तो ये होता है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? क्यों? जैसा कि हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। याद आया कुछ? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कि हम लोग इन अ केमिकल रिएक्शन, ये हम लोग मास को ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। इसलिए केमिकल इक्वेशन में हमेशा जो भी रिएक्टेंट साइड है उसका जितना एटॉमिक मास होगा उतना ही प्रोडक्ट साइड में होना चाहिए। तो ये कैसे होगा? तो जिस एलिमेंट से जो एलिमेंट रिएक्टेंट की तरफ है, उन लोग का नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट साइड में भी सेम होना चाहिए, तभी वो बैलेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बैलेंस। और जो अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होते हैं, जैसे कि Mg+O2 गिव्स MgO। जैसे यहाँ Mg के एक एटम है, इधर ऑक्सीजन के दो, लेकिन इधर Mg का एक है, ऑक्सीजन का भी एक है, तो ये अनबैलेंस है। तो इस तरह के अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। ठीक, एनसीईआरटी, ये वीडियो देखने के बाद अगर एक बार एनसीईआरटी आप लोग पढ़ लेते हैं तो पूरा क्लियर हो जाएगा। जो मैंने पढ़ा है सब समझ में आ जाएगा कि क्या था। ठीक, तो पता चल गया कि बैलेंस करना क्यों ज़रूरी होता है। तो इसके बैलेंसिंग पे, केमिकल इक्वेशन के बैलेंसिंग पे एक अलग से वीडियो आएगी, उसे आप लोग देख लीजिएगा, नहीं तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी। 1 शॉट वीडियो चल रही है, तो बैलेंसिंग का वीडियो देख लीजिएगा, उसमें भी ट्रिक्स के साथ बताया जाएगा कि कैसे होता है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ बताया गया है कि कैसे हम लोग कॉन्साइज और इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं अपने केमिकल रिएक्शन के इक्वेशन को। तो बैलेंसिंग तो इस वीडियो में पढ़ना नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कितने टाइप के होते हैं केमिकल रिएक्शन, ये जानना ज़रूरी है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही लग रहा है क्या कि कुछ कंबाइन होगा, कुछ तो आपस में मिलेंगे।
वो होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो क्या है कि जहाँ एक मतलब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बनाए, ध्यान रखिएगा सिंगल प्रोडक्ट बनाए, उसे हम क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल Mg प्लस O2 गिव्स MgO। ये याद रखिएगा, बार बार मैं बता रहा हूँ ताकि याद हो जाए, अक्सर ये पूछा गया है। ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। देखिए दो रिएक्टेंट थे, मिलकर क्या बनाया, सिंगल रिएक्टेंट। जब हम लोग मैग्नीशियम को बर्न करेंगे, बर्नर पे ऐसे बर्न करेंगे तो वाइट डैजलिंग फ्लेम के साथ ये बर्न होगा। ये बात याद रखना है। इसको बर्न करने से पहले इसको हम लोग सैंड पेपर से रब करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट का लेयर, तो उसी को सैंड पेपर से रब किया जाता है ताकि वो छूट जाए। उसके बाद जब हम लोग बर्न करेंगे तो हम लोग को मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसलिए रब किया जाता है ताकि मैग्नीशियम कार्बोनेट हट जाए, ताकि आराम से जल सके। यहाँ कंबक्शन प्रोसेस हो रहा है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल इसका देखते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर, CaO प्लस H2O गिव्स CaOH का होल ट्वाइस। ये बात भी ध्यान रखना है, इस एग्जांपल को भी ध्यान रखना है। यहाँ देखिए, जैसा कि मैंने बताया था कि मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम लोग उसका स्टेट ऑफ मैटर लिख सकते हैं, रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का। तो जैसे CaO यहाँ सॉलिड स्टेट में, यहाँ S फॉर सॉलिड है, इधर H2O के बगल में ये जो L लिखा है इसका मतलब है H2O लिक्विड फॉर्म में है, और इधर जो एक्वस लिखा है ये सॉल्यूशन फॉर्म में है। ये ध्यान रखिएगा। हाँ, तो बात करते हैं एग्जांपल की CaO प्लस H2O गिव्स CaOH का होल ट्वाइस, यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल होता है सीमेंट इंडस्ट्रीज़ में। कहाँ, सीमेंट इंडस्ट्रीज़ में। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल होता है वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल। किस काम में, वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल। ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। ये डेफिनेशन आपको याद करना है कि रिएक्शन इन विच हीट इज़ रिलीज्ड along with the formation of product is called exothermic reaction। क्या, जिस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो जिस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे C प्लस O2 गिव्स CO2, बर्निंग ऑफ कोल, याद रखिएगा। और ये जो प्रीवियस एग्जांपल देखे थे, ये वाला CaO प्लस H2O, ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अच्छा, एक बात गौर करिए, यहाँ ये रिएक्शन और ये रिएक्शन, ये दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, ये और ये वाला, दोनों में एक चीज़ कॉमन है, दोनों के दोनों कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इससे क्या पता चलता है कि जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हैं, मोस्टली ऑलमोस्ट जितने भी हैं, वो सब क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक। क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक। पता होगा यही रिएक्शन वहाँ भी होता है, न्यूक्लियर फ्यूज़न जो सन पे होता है, हीट प्रोड्यूस होता है, वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं वो होते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये बात याद रखिएगा, आसान सा ट्रिक है याद करने का। आगे बढ़ते हैं सेकेंड रिएक्शन पे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ये जस्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते थे, वहीं इसका ये जस्ट अपोजिट है। सिंगल प्रोडक्ट रिएक्टेंट टूटकर दो या दो से अधिक सिंपलर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक, डेफिनेशन देख लीजिएगा, डेफिनेशन को याद करते चलिएगा एग्ज़ाम में
हेल्पफुल रहेगा। क्या है कि अ रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या लिखा है कि सिंगल रिएक्टेंट टूट कर दो या दो से अधिक सिंपलर प्रोडक्ट में टूट जाते हैं। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। FeSO4 को अगर हम जब हीट करेंगे तो FeO3 प्लस SO2 प्लस SO3 मिलेगा। फेरस सल्फेट को जब हम लोग हीट करेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक बात गौर करने वाली है कि जब कभी भी हम लोग किसी कंपाउंड को तोड़ रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं हम लोग उसको तोड़ रहे हैं, तो उसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। सिंपल सी बात है कि अगर किसी चीज़ को तोड़ना है तो उसके लिए तो एनर्जी तो लगेगी ही ना। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, 3 तरह का डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। तो यानी 3 तरीके से एनर्जी हम लोग लगा कर कंपाउंड को तोड़ सकते हैं। पहला, हीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, लाइट का। तीसरा, इलेक्ट्रिसिटी का। जिसको हीट की हेल्प से ब्रेक करेंगे उसे हम कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। जिसे लाइट के मदद से करेंगे उसे हम लोग कहेंगे क्या, फोटो डिकम्पोजिशन। और जिसे हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से करेंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। इसके एग्जाम्पल याद रखना ज़रूरी है क्योंकि आ जाते हैं एग्ज़ाम पे। तो क्या क्या है एग्जाम्पल याद रखना है। इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रोलिसिस, अगर हम लोग वाटर का H2O को इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, H2 प्लस O2। अब एनोड पे हमें मिलेगा क्या, एनोड पे मिलेगा हमें ऑक्सीजन और कैथोड पे मिलेगा हमें क्या, हाइड्रोजन गैस। ये याद रखना है। हीट का तो एग्जांपल आप देख ही सकते हैं। ये हीट का और 2 इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है। क्या क्या, ये AgCl और AgBr, इन दोनों का अगर फोटोलिसिस कराएंगे तो Ag प्लस Cl2 में टूट जाएगा। ये सिल्वर क्लोराइड है AgCl। क्या होता है, ये वाइट कलर का होता है। किस कलर का, वाइट कलर का होता है। लेकिन जब इसका डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाता है तो ये ग्रे कलर में चेंज हो जाता है। दूसरा क्या है, AgBr। ये इसका जब फोटोलिसिस होता है तो ये Ag और Br2 में टूट जाता है। इस रिएक्शन का इस्तेमाल होता है वाइट एंड ब्लैक फोटोकॉपी में। ये बात को याद रखिएगा, पूछ सकता है 1 मार्कर में, वाइट और ब्लैक। ये वही चीज़ यहाँ लिखा है कि सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, दिस इज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट। और वही चीज़ यहाँ लिखा है, द अबव रिएक्शन यूज्ड इन वाइट और ब्लैक फोटोग्राफी। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के और भी एग्जाम्पल है, वो लोग आप अपने बुक में देख लेंगे। जब उसको रीडिंग लगाएंगे तो और बहुत से एग्जाम्पल दिख जाएंगे। एक और डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है कि CaCO3 को जब हम लोग हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कलर चेंज कर देते हैं। क्या मिलेगा हमें, CaO प्लस CO2। क्या मिलेगा हमें, CaO अब CO2। तो CaCO3 को हम लोग कहते हैं क्या, लाइमस्टोन। क्या कहते हैं हम लोग, लाइमस्टोन। CaO तो जानते ही हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन करेंगे तो CaO प्लस CO2। अब CaCO3 होता क्या है, तो उसके लिए पहले क्या करते हैं। हाँ, तो जैसा कि आप लोग को पता है
इस CaCO3 को हम लोग कहेंगे लाइमस्टोन, CaO तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपको याद रखना है। अब बात आती है कि CaCO3 आया कैसे, CaCO3 कैसे आया। तो जैसा कि आपको याद होगा, जो हम लोग प्रीवियस कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देखे थे कि CaO प्लस H2O हमें क्या दे रहा था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज CaOH क्या होल ट्वाइस। ठीक, तो CaO का यूज़ होता है सीमेंट इंडस्ट्रीज़ में। कहाँ? सीमेंट इंडस्ट्रीज़ में। लेकिन CaOH के होल ट्वाइस का यूज़ होता है वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल। किस में? वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल। ठीक, तो क्या होता है जब हम लोग CaOH से वाइट वॉशिंग कर देते हैं वॉल का, तो 2 से 3 दिन बाद, क्या 2 से 3 दिन बाद वॉल्स पे शाइनिंग अपीयरेंस आने लगती है। क्या होने लगता है? शाइनिंग, थोड़ी शाइनिंग अपीयरेंस आने लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि CaOH का होल ट्वाइस रिएक्ट करता है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट CO2 से, और इससे हमें क्या मिलता है? CaCO3। इसी की वजह से शाइनिंग अपीयरेंस आता है, ये याद रखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या? कि रिएक्शन इन विच एनर्जी इज ऑब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक बार फिर से, रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, क्या है? एब्जॉर्ब्ड हो रही है यहाँ एनर्जी, उसे कहेंगे एंडोथर्मिक। ये एक्सोथर्मिक का जस्ट अपोजिट है। एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज हो रही थी या फिर एनर्जी रिलीज हो रही थी। इसमें क्या हो रहा है? एंडोथर्मिक में इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। एक्सोथर्मिक में एनर्जी रिलीज हो रही थी। तो जितने भी ऑलमोस्ट जितने भी रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं, वो होते हैं एंडोथर्मिक। क्या होते हैं? एंडोथर्मिक। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन आपको याद करना है, पहले भी पढ़े होंगे इसके बारे में, लेकिन वही चीज़ है। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में? कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट displaces what? Displaces less reactive element from its compound। क्या मान लो कोई कंपाउंड C है और उसका रिएक्शन किसी एलिमेंट Z से हो रहा है, तो कंपाउंड के अंदर जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होगा उसको Z रिप्लेस कर देगा, उसको डिस्प्लेस कर देगा। क्यों करेगा? क्यों करेगा? क्योंकि ये रिएक्टिव है, ये मोर पावरफुल है, ये रिएक्टिव है, ये डिस्प्लेस कर देगा। उसी को कहेंगे क्या? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब कौन किसको रिएक्ट करेगा ये तो पता नहीं, कैसे पता चलेगा? इसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज़ आप लोगों को याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसमें पता चल जाएगा कौन किसे डिस्प्लेस करेगा, कौन किसे नहीं करेगा। ठीक, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये एक्टिविटी आपके बुक में, कि जब अब हम लोग कॉपर सल्फेट लेंगे टेस्ट ट्यूब में, उसमें जब आयरन नेल डालेंगे, क्या? आयरन नेल। कॉपर सल्फेट वैसे तो ब्लू कलर का होता है, किस कलर का? ब्लू कलर का। लेकिन जब हम लोग आयरन नेल डालेंगे तो ये क्या होगा? फेडेड ब्लू में चेंज हो जाएगा। किस कलर में? फेडेड ब्लू, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ फेडेड ब्लू में, यहाँ डार्क ब्लू था, यहाँ फेडेड ब्लू में चेंज हो गया। क्या हुआ? जो Fe था वो CuSO4 में से Cu को डिस्प्लेस कर दिया और क्या बना लिया? FeSO4। ठीक, तो ये क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। याद रखना है आपको ये। ठीक, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है Fe प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस Cu। और भी बहुत इसके एग्जाम्पल है, उसे भी आपको देखना है। एक और मैं बता देता हूँ कि Zn प्लस CuSO4 क्या देगा? ZnSO4 प्लस Cu। ठीक, ऐसे एक दो और एग्जाम्पल है आपके बुक में,
आपको देख लेना है एक बार। ठीक, तो क्या होता है इसमें, मोर रिएक्टिव डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव वन फ्रॉम इट्स कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंपल है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट, क्या, सेम रिएक्शन लेकिन डबल। कैसे, यहाँ क्या होता है, पर देख लेते हैं। दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड react by an exchange of ion to form two new compound are called double displacement reaction। क्या, इसमें आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। आयंस यानी चार्ज पार्टिकल या फिर चार्ज एटम, इनका चेंज होता है। तो ये इस टाइप की रिएक्शन को क्या कहेंगे हम लोग, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, इस रिएक्शन में क्या होता है, जो पॉजिटिव आयन होते हैं वो निगेटिव के साथ चेंज करते हैं और निगेटिव वाले पॉजिटिव के साथ। एग्जांपल देख लेते हैं इसका कि Na2SO4 प्लस BaCl2 क्या दिया, BaSO4, SO4 Ba के पास चला गया, Cl2 Na के पास। ठीक, Na प्लस था, Cl माइनस था, ये दोनों आपस में चेंज हुए हैं। अब Ba और SO4 ये दोनों आपस में चेंज हुए हैं, याद रख लेना है। बेबी पूछ दे एग्जाम्पल। ठीक, आगे पढ़ते हैं। आगे लास्ट रिएक्शन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑक्सीडेशन एंड व्हाट, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें ऑक्सीजन का कुछ तो काम है इसमें। हाँ, तो क्या काम है, जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन आ जाए वो क्या होगा, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। क्या होगा, वो ऑक्सीडेशन। और जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन निकल जाए, क्या हो जाए, ऑक्सीजन बाहर आ जाए या फिर हट जाए, तो वो क्या होगा, रिडक्शन रिएक्शन। देख लेते हैं। इफ़ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिएक्शन, इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइज, और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। इफ सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिएक्शन इट इज कॉल्ड बी रिड्यूस्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिडक्शन। जिस वजह से ऑक्सीडेशन पॉसिबल हो रहा है, जिस वजह से ऑक्सीडेशन पॉसिबल हो रहा है, उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिस वजह से रिडक्शन पॉसिबल हो रहा है उसे क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। जहाँ, एक और बात, कि जहाँ ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, उसे क्या कहेंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, रिडॉक्स। कौन सा रिएक्शन कहेंगे, रिडॉक्स। उसमें एक ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, एक रिड्यूस्ड हो रहा होगा। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ, CuO प्लस H2 करेंगे तो Cu प्लस H2O। Cu जो कि ब्राउन कलर का होता है, उसको हम लोग जब चाइना डिश में हीट करेंगे, क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो ये ऑक्सीडाइज होकर CuO बना लेगा। ठीक, ऑक्सीजन का एडिशन हुआ तो ये ऑक्सीडेशन हो गया प्रोसेस। और जब CuO प्लस H2 करेंगे तो हमें Cu वापस मिल जाएगा और H2O वापस, और H2O फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ से हम एक चीज़ देख सकते हैं कि या तो ऑक्सीजन का एडिशन हो या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। अगर या फिर हाइड्रोजन का एडिशन हो या फिर ऑक्सीजन का रिमूवल, उसे हम लोग क्या कहेंगे, रिडक्शन। ठीक, और रही बात रिडॉक्स की, तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि Cu रिड्यूस्ड हो गया, CuO रिड्यूस्ड होकर Cu बन गया, और H2 ऑक्सीडाइज होकर H2O बन गया। तो ये क्या हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक, आगे बढ़ते हैं, कोरोजन। आगे के ये जो टॉपिक है, कोरोजन और रेनिसिडिटी, ये दोनों इफ़ेक्ट हैं किसके, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के, ये दोनों इफ़ेक्ट हैं। ठीक है, इसे आप देख लीजिएगा। ठीक, थोड़ी शोर आ रही होगी तो उसे इग्नोर करिएगा। आगे बढ़ते हैं कि कोरोजन क्या होता है। When a metal is attacked by substances around it such as क्या, moisture, acid, etc. It is said to corrode, and इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, कोरोजन।
जैसा कि हम लोग देखते हैं आसपास हमारे आयरन रखा होता है या फिर कोई मेटल रखा होता है तो थोड़ा कोरोड होने लगता है, थोड़ा खोखला होने लगता है। किस वजह से होता है? या तो एसिड के रिएक्शन की वजह से या फिर ऑक्सीजन के रिएक्शन की वजह से। इस वजह से वो कोरोड हो जाता है, ख़राब हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को कोरोजन कहते हैं। जैसे सिल्वर को रख देते हैं, सिल्वर उसको रख देते हैं, उसको ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? कोरोजन, कोरोड हो गया। कॉपर को रख देते हैं, किसको? कॉपर को, वो उसके ऊपर ग्रीन कलर की लेयर आ जाती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? वो कोरोड हो गया, कोरोजन हो गया। किस वजह से इफ़ेक्ट हुआ? ऑक्सीजन का, मॉइस्चर का, सराउंडिंग में जो मॉइस्चर है उसका इफ़ेक्ट हुआ। शोर आ रही होगी, उसको इग्नोर करिएगा। आगे बढ़ते हैं। रेनिसिडिटी, लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, रेनिसिडिटी। फिगर से देखकर आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि टमाटो जो पहले फ्रेश था वो अब इस हालात में हो गया। तो क्या हुआ कि रेनिसिडिटी में फैटी और ऑयली सब्सटेंसेस का क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जब इन लोग का हो जाता है तो क्या हो जाता है? ये लोग रेंसिड हो जाते हैं, मतलब ख़राब हो जाते हैं, टेस्ट ख़राब हो जाता है, इनका ऑर्डर ख़राब हो जाता है और खाने लायक नहीं बचते। अगर हम लोग इसे खाएं तो दिक्कत हो सकता है। तो ठीक ये होता है रेनिसिडिटी। पढ़ लेते हैं एक बार इसका डेफिनेशन। When fats and oils are oxidized, they become rancid and their smell and taste change. Usually substance which prevented oxidation, antioxidant are added to the food coating fat and oil. तो ये था रेनिसिडिटी। अब इसे प्रोटेक्ट कैसे करें, इससे प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? तो 3 स्टेप्स है जो आपको देखने हैं। 3 वेज टू प्रोटेक्ट सब्सटेंस टू बीइंग रेंसिड। क्या क्या? पहला, एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसका? एंटीऑक्सीडेंट। क्या होता है एंटीऑक्सीडेंट? जो ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करता है। जैसे चिप्स के पैकेट में आपने देखा होगा, हम लोग नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। अब तो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया है जो ऑक्सीडेशन से बचाता है और फ्रेश रखता है। और तीसरा तरीका है एयर टाइट कंटेनर। ये 3 स्टेप्स से हम लोग रेनिसिडिटी से अपने फूड को बचा सकते हैं। तो यहाँ चैप्टर ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। इसका बैलेंसिंग का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा, और अगर कुछ भी छूटा होगा इसमें तो वो भी उसमें आ जाएगा। और इस स्लाइड की पूरी डाउनलोड करना हो तो इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। जय हिंद।